ये सेकंड वीडियो है डिजिटल इकोनॉमी वाली सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ओवरव्यू क्या था इस कोर्स का और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। सेकंड पार्ट में मैं पूरी टाइमलाइन बता रहा हूँ कि इस कोर्स के बारे में जो सोचते हो उस टाइम से लेकर के यहाँ पहुँच के 1 महीना बिताने तक क्या क्या स्टेप्स करने हैं और कैसे करने हैं मेरे एक्सपीरियंस से। ये आपके टाइम पे चेंज भी हो सकता है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बट मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें सेम रहेंगी और काफ़ी चीज़ें तो मैं अभी लाइव दिखाऊंगा, जो मतलब लाइव नहीं बट हाँ ऑनलाइन पोर्टल पे जो अभी करंट इन्फॉर्मेशन है। सो ओवरव्यू प्रोसेस कोर्स का, फिर प्रोसेस वीज़ा का, फिर एक्स्ट्रा टिप्स। सबसे पहले ओवरव्यू। इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स जिसमें आईटी, बिजनेस और लॉ इन तीनों का मिक्स है। और ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है, इसमें कोई आपको जर्मन आने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस इसकी ना के बराबर है, मतलब वैसे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस से कंपेयर करा जाए तो, जो कि हम सोचते हैं। इट्स लाइक 750 यूरोज़ पर सेमेस्टर, जो कि 70,000 करीब पड़ता है। साल में 2 बार देना होता है, जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया से भी कम है। एंड लिविंग कॉस्ट तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसमें जनरली ले लो कि आपको 1 लाख रुपये महीने का यहाँ खर्चा पड़ेगा, मतलब क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है अभी एनर्जी क्राइसिस की वजह से। आपके टाइम पे हो सकता है सॉल्व हो जाए, होप फॉर द बेस्ट। सेकेंड, प्रोसेस पूरा कोर्स का। रिक्वायरमेंट्स के लिए हम जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप यहाँ से ये इसके साइट पे जा करके प्रोग्राम्स, मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिस्ट में डिजिटल इकोनॉमी सेलेक्ट करके प्रोग्राम ब्रोशर भी खोल सकते हो। उसके अंदर आप ये देखोगे 4 सेमेस्टर इंग्लिश डॉट फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है, 120 ECTS हैं। तो इसके अंदर आपको रेलेवेंट डिग्री विथ मिनिमम 180 ECTS, या तो बिजनेस बैकग्राउंड का या कंप्यूटर साइंस वगैरह का। तो आप मतलब वैसे आप इसको अपने मैच करोगे अपने ट्रांसक्रिप्ट से तो सफिशिएंट होगा। जनरली सबका रहता है, मतलब बहुत बेसिक इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट है। मतलब आपको अलग फील्ड से हो, ज़्यादा रेलेवेंसी नहीं है, तब भी अंदर आने दिया जाएगा। तो और अगर फिर भी डाउट हो तो फिर मेल करके पूछ लेना। सेकंड है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी के लिए इसमें 3 तरीके हैं। या तो आप इंग्लिश नेशनल हो, मतलब कि ऐसी कंट्री से हो जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, जैसे कि हो गया US, UK, ऑस्ट्रेलिया, इस टाइप से। या फिर सेकेंडली आपके कॉलेज ने बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसमें लिखा हुआ था कि आपका जो प्रोग्राम था पूरा का पूरा इंग्लिश में पढ़ाया गया है। अगर ऐसा डॉक्यूमेंट मिला है तो वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मेरी यूनिवर्सिटी ने दिया था बट मैंने वो यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे पास आइल्स का स्कोर भी था, तो फिर मैंने आइल्स के साथ अप्लाई कर दिया। तो आइल्स में मिनिमम 7 चाहिए, टोएफल में भी कुछ 100 चाहिए। इनके एक्चुअली वेबसाइट पे जा कर के आप जब ये करोगे ना, अप्लाई नाउ, इसके अंदर जब आप सेलेक्ट करोगे मास्टर्स प्रोग्राम डिजिटल इकनॉमी, बाहर ली हमने बैचलर्स, फिर नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद फिर पता चलेगा कि इसमें सिर्फ 3 स्टेप हैं। रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन एंड एडमिशन। एडमिशन जो कि यहाँ पहुँचने पे होता है। तो रिक्वायरमेंट्स में यहाँ पे डिटेल में आपको बताया रहेगा कि क्या क्या आपको चाहिए। 100 चाहिए, इसमें आइल्स में 7 चाहिए। ओके। एंड थर्ड, फिर अचीवमेंट पोटेंशियल। इसमें आपके पास एक अच्छा खासा GMAT स्कोर या GRE स्कोर हो तो वो दे देना, वरना फिर 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस दे देना। मैंने तो LORs दिए थे मेरी यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर से, तो इट वाज फाइन। उसके बाद फिर आपको एक अपना CV अपलोड करना है। उसके अलावा एक स्टेटमेंट ऑफ मोटिवेशन, जो कि सबसे मेन चीज़ है कि आपको ये प्रोग्राम क्यों करना है या फिर ये आपको क्यों एक्सेप्ट करें, उस कोहोर्ट में जगह क्यों दें। इसके ऊपर हो सकता है फ्यूचर में एक और वीडियो मैं बना दूं कि हाउ टू राइट अ वंडरफुल मोटिवेशन लेटर। बट यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी सिलेक्शन कराएगी। बाकी चीज़ें तो मतलब एंट्री क्राइटेरिया है। बाकी हाँ, हो सकता है बहुत अच्छा GMAT स्कोर हो तो भी वो ओवरटेक कर दे आपके मोटिवेशनल लेटर के डाउनफॉल्स को। यस, CV इन इंग्लिश, मोटिवेशन लेटर। उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ क्या है, टाइमलाइन। इसको मैं ढूंढ रहा था डेडलाइन। अभी एक्चुअली एप्लीकेशन पीरियड नहीं है क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून में। एप्लीकेशन पीरियड इसका स्टार्ट होता है सितंबर नवंबर के पास। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि नवंबर दिसंबर के आसपास आप देखोगे तो फिर आपको डेडलाइंस दिख जाएंगी। शायद फर्स्ट डेडलाइन होती है कुछ नवंबर की या ऐसा कुछ, सेकेंड डेडलाइन
जो जनवरी की थी शायद, तब मैंने अप्लाई किया था, जिसका रिज़ल्ट आ गया था मार्च तक। सो यस, इस हिसाब से है। अभी हम वापस टाइमलाइन पे जाते हैं। हाँ, तो यहाँ से आप, मैंने बता ही दिया कि यहाँ से आप ये ब्रोशर खोल सकते हो, लेटेस्ट वर्जन, और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। थर्ड आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़, वीज़ा। तो ये हमारी पूरी टाइमलाइन। तो रिक्वायरमेंट्स अभी मैं दिखा दूंगा OEAD के वेबसाइट पे, और फिर टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे। या पहले चलो टाइमलाइन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मैंने जनवरी में अप्लाई किया था, आप चाहो तो और पहले कर सकते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास और मार्जिन होगा। जनवरी में अप्लाई करते हैं, लगभग लाइक मार्च तक आपको आ जाएगा रिप्लाई कि आप एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। और अगर आप एक्सेप्ट हो तो फिर आपको 200 यूरोज़ का कुछ कन्फर्मेशन देना होता है, जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फ़ीस देने के बाद रिफ़ंड हो जाएगा वो 200, या फिर मतलब कि समझो एडजस्ट हो जाएगा, जो भी उस हिसाब से है। तो वो अलग से नहीं है, वो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस के अंदर का ही है। 200 यूरोज़ एक्सेप्टेंस का हो गया, मार्च में दिया। उसके बाद फिर बुक अपॉइंटमेंट करनी है आपको ऑस्ट्रियन एम्बेसी दिल्ली में, जो कि जहाँ पर कि आप अपने रेसिडेंस परमिट एप्लीकेशन सबमिट करोगे। तो यहाँ पर एक्चुअली कम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है रेसिडेंस परमिट का। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में मैक्सिमम में ऐसा है कि आप वीज़ा लेके यहाँ आते हो, फिर आरपी अप्लाई करते हो, फिर यहीं पर टाइम लगता है, आरपी में मिलता है आपको 1 साल का रेसिडेंस परमिट, और वो हर साल रिन्यू करते हैं, सेम सीन। बट यहाँ पर ऑस्ट्रिया के लिए क्या है कि आपको इंडिया से ही अप्लाई करना होगा, फिर उसके बाद फिर उसमें अप टू 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से अप्रूवल का मेल आता है, फिर उस मेल के बेसिस पे आप जा कर के VFS पे वीज़ा लेते हो और फिर आते हो। सो आपको बुक अपॉइंटमेंट करनी होगी ऑस्ट्रियन एम्बेसी दिल्ली में। उसकी ईमेल आईडी आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी मैं इसमें वीडियो में नहीं डालूंगा, क्योंकि क्या पता चेंज हो जाए तब तक तो आई डोंट नो। सो फिर डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे, जो कि अभी मैं OEAD के वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आपको रेफ़र करनी है, OEAD। इसमें आप जा जाना ढूंढ करके रेसिडेंस परमिट स्टूडेंट, और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आप डाउनलोड करके आप फिल कर लेना। वैसे आप जैसे ही अपॉइंटमेंट लोगे ऑस्ट्रियन एम्बेसी एट दिल्ली में, तो फिर वो आपको अपने आप ही फॉर्म मेल कर देंगे, जर्मन में होगा वो फॉर्म। उसको आप ट्रांसलेटर यूज़ कर करके भर लेना। और वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट का मतलब आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट फ़ोटो, हाँ, इस टाइप इस फॉर्मेट की फ़ोटो। वो तो आप जा करके किसी को भी बोलोगे कि आपको यूरोप के लिए पासपोर्ट फ़ोटो चाहिए, तो फिर वो उसी फॉर्मेट में डाल देंगे। नई लेटेस्ट खिंचा लेना। प्रूफ ऑफ फाइनेंसिंग। सो इसमें ये थोड़ा अजीब सा सीन है। अगर आपकी 24 साल से कम है उम्र, तो आपको 613 यूरोज़ पर मंथ शो करने हैं, और उससे ऊपर है तो फिर 1110 पर मंथ। और बाकी जैसे आपकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से देख लेना। सो ये आपको पूरे 12 महीने के लिए शो करने होते हैं। एंड इसमें कैच एक ये है कि अगर आपका जो अकोमोडेशन है आपने बुक किया है वो, क्योंकि अकोमोडेशन भी बुक करना होगा पहले ही। अकोमोडेशन बुक करके, क्योंकि रेसिडेंस परमिट का जो आप एप्लीकेशन डालोगे उसमें आप अपना प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन डालोगे। सो अगर वो 327 यूरोज़ पर मंथ से ज़्यादा का है, जैसे अगर मैंने 500 का किया है, तो मुझे 500 माइनस 327 इज इक्वल टू 173 और ऐड कर देना है इस अपने 1110 में, तो जो हो जाएगा 1290 समथिंग। सो इतना इंटू 12, फिर कन्वर्ट कर लेना यूरो टू INR, इतना आपको इंडियन अकाउंट में शो करने होंगे। तो ये बैंक स्टेटमेंट हो गई, पासपोर्ट फ़ोटो, बैंक स्टेटमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, ओरिजिन ऑफ सब्सटेंशियल मीन्स ऑफ सब्सटेंस। अच्छा, अगर आपके पास ऐसा कुछ है जो कि आप अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में दिखा रहे हो, तो फिर ऐसा कोई आपको डॉक्यूमेंट दिखाना होगा जिसमें कि वो एक स्टैम्प पेपर पे कह रहे हैं कि हाँ, मैं ये पैसे इसको एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और ये अपने उसमें दिखा रहा है। एंड दैट्स ऑल कंसेंसस। स्टेटमेंट ऑफ पीरियोडिक एक्सपेंसेस, मतलब आपके पास अगर कोई लोन वगैरह या फिर एलिमनी वगैरह है, तो उसका भी एक ये डॉक्यूमेंट है, यहीं से डाउनलोड करके फिल करके डाल देना। मैंने तो नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास कोई लोन नहीं चल रहा था। अकोमोडेशन इन ऑस्ट्रिया फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स, जो भी आप बुक करो वो कम से कम 3 महीने का होना चाहिए। 3 महीना स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट जब आप कह रहे हो कि मुझे आना है। मतलब मैं कहूँगा कि 3 से थोड़ा ज़्यादा ही रखना। वैसे जनरली लोग क्या करते हैं कि जा करके अकोमोडेशन वेबसाइट्स पे जा करके पूरे साल का ही बुक करा लेते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि यहाँ करके आप खुद देख करके लोकल मार्केट में ढूंढो, तो पहले कुछ ऐसे स्टूडेंट अकोमोडेशन में लाइक पहले सेमेस्टर का 4 महीने 5 महीने का करा लो, और उसके बाद फिर यहाँ आकर के ढूंढ लो, अगले सेमेस्टर से शिफ्ट कर जाओ।
तो हाँ, ये चाहिए। एंड प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये जो है, उस समय आप अभी ट्रैवल इंश्योरेंस ले सकते हो, तो टाटा AIG या फिर किसी का भी ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, अच्छा खासा पीरियड का ले लेना, मतलब अगले साल जनवरी तक का ले लेना, ज़्यादा सस्ता ही मिलता है, मतलब 1-2 हज़ार रुपये का मिलता है, तो अच्छा खासा टाइम पीरियड का ले लेना, वो सही रहेगा, कवर करेगा अगर डेट्स आगे पीछे आपकी होती है, लेट होती है तब भी। एंड इन एडिशन टू द फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट एप्लीकेशन इंटायर कॉपी ऑफ सारे पेजेस, एक्चुअली इसमें लिखा था, मैं करके गया था बट उन्होंने लिए नहीं, मुझे सारे पेजेस वापस कर दिए, खाली खाली पासपोर्ट था मेरा। बट हाँ, ये ले लेना आप सारे पेजेस की एक फ़ोटो कॉपी। एंड पुलिस क्लियरेंस, हाँ, PCC सर्टिफिकेट चाहिए आपको लेटेस्ट, तो इसके लिए भी आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र वाले वेबसाइट पे अप्लाई करना होगा, और उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट दे करके, जैसे पासपोर्ट के लिए या रिन्यूअल के लिए आप जा करके करते हो ना, वैसे ही सारा प्रोसेस होगा PCC के लिए। फिर आपके घर पे एक आएंगे अंकल पुलिस वाले, और वो आपको वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट दे के चले जाएंगे, मतलब दे के नहीं जाएंगे, वो करके जाएंगे, फिर वो डॉक्यूमेंट आपके घर पे आ जाएगा बाय पोस्ट। तो वो एक्चुअली जब मैंने किया था तो 2 डॉक्यूमेंट्स आए थे, मतलब सेम डॉक्यूमेंट के 2 कॉपी आए थे, तो ओरिजिनल कॉपी सबमिट करना होता है वाइल अप्लाइंग एट ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी। उसके अलावा एडमिशन कंफर्मेशन, तो ये तो चलो आपको जब मार्च में आएगा यूनिवर्सिटी से मेल, या उसमें PDF होगा ये ऐसा अटैच्ड, उसको करना है। तो बस ये सारी चीज़ें थी। अब वापस टाइमलाइन पे आते हैं। सो क्या किया हमने, यहाँ पर अप्लाई किया, कंफर्मेशन आई, 200 यूरो दिए, उसके बाद फिर बुक अपॉइंटमेंट की मेल से, उसके फिर डॉक्यूमेंट्स अपने सारे प्रिपेयर किए, PCC वगैरह सब कुछ ही। उसके अलावा आपको सबमिट करना होगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पर लिखा क्यों नहीं है, नहीं लिखा तो मैं बता देता हूँ आपको। जब आप रेसिडेंस परमिट अप्लाई कर रहे होगे, तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, 2 चीज़ें आपको यहाँ पर सबमिट करनी है, वो अपोस्टाइल्ड होनी चाहिए। एक है हमारा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और एक है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका इंग्लिश में नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका इंग्लिश में नहीं है, तो आपको ट्रांसलेशन भी कराना होगा, और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट पे भी अपोस्टाइल कराना होगा। अपोस्टाइल के लिए आपको कई सारी सर्विसेज मिल जाएंगी। एंड अपोस्टाइल में आपको, जब आप अपना यूनिवर्सिटी की डिग्री अपोस्टाइल करा रहे होगे, तो आपके बीच में शायद हो सके कि ऐसी कन्फ्यूजन आए, कोई बोले कि HRD कराना है, कोई कराए बोले कि नहीं, SDM अपोस्टाइल हो जाएगा, मतलब वो अपोस्टाइल से पहले SDM स्टैम्प चल जाएगा। सो इट्स की, जब आप स्टेट से अपोस्टाइल कराते हो, जिस स्टेट से आपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया है वो यूनिवर्सिटी स्टेट में, तो HRD अटेस्टेशन होता है। और अगर आप दिल्ली में कराते हो किसी भी स्टेट से ली हुई डिग्री का, तो वो SDM स्टैम्प होता है, उसके बाद फिर अपोस्टाइल लगता है। तो फिर यहाँ पे हमारे कॉलेज के लिए ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये वाली जो डॉक्यूमेंट है वो अब यहाँ पहुँचने के बाद यूनिवर्सिटी देखने वाली है, और हमारी यूनिवर्सिटी व्यू पे वो उतना नहीं देखते कि SDM स्टैम्प है या फिर HRD का स्टैम्प है। यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज होनी चाहिए, और आपने कंप्लीट की होनी चाहिए, दैट्स इट। सो हाँ, अपोस्टल कराना है आपको PCC पे, बर्थ सर्टिफिकेट पे, अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री पे, और ट्रांसक्रिप्ट पे। और अगर उनमें से कोई भी इंग्लिश में नहीं है, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करा के फिर अपोस्टल कराना है। और अप्लाई RP के टाइम पे आपकी PCC और बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ होगा, और उसके बाद फिर वेट करोगे आप। ये अच्छा खासा मार्जिन मैंने 3 महीने का लिया है, मुझे लगे थे 3 महीने, लेकिन जब बाद में और लोगों से मैंने बात की, कुछ को बहुत जल्दी मिल गया था, कुछ को 1 महीने में आ गया, कुछ का 2 हफ्ते में आ गया, कुछ को 2 महीने लगे। सबका अलग एक्सपीरियंस है, 3 महीने लेके चलो, सेफ़ है। फिर गेट RP अप्रूवल, आपको मेल पे ही बोलेंगे कि योर RP हैज़ बीन अप्रूव्ड। उसके बाद फिर आपको एक और मेल आएगा कुछ दिन बाद, कि ये लो, ये वाला मेल प्रिंट आउट करा करके VFS पे जाओ और वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो। तो वीज़ा होता है वीज़ा D, तो वीज़ा D, और उसके लिए फ़ीस नहीं देनी पड़ी है आपको। यहाँ पर आपको अप्लाई RP के टाइम पे फ़ीस देनी होगी, अपोस्टाइल के टाइम पे फ़ीस देनी होगी, वो सारे हैं कॉस्ट इन्वॉल्व। अप्लाई फॉर डिजिटल इकनॉमी के टाइम पे फ़ीस नहीं है, जहाँ तक आई नो। एंड अप्लाई एट VFS में आपको फ़ीस नहीं देनी होगी, वो आपका ग्रेटिस होगा। बस वो आपसे ज़बरदस्ती कुरियर से हम आपका भेजेंगे पासपोर्ट, उसके कुरियर चार्जेस ज़बरदस्ती लेंगे, SMS के लिए बोलेंगे, तो वो देख लेना, आप नेगोशिएट कर सकते हो तो। और और क्या था, वॉक इन अपॉइंटमेंट होगी, आपको अपॉइंटमेंट नहीं लेनी होगी। जैसे ही आपके पास वो मेल आ गई कि ये लो, ये मेल ला करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, एक दो मेल आएगी, पहली अप्रूव्ड होगी RP, और एक ये कि जाओ अप्लाई कर लो। तो ये जब दूसरी मेल आएगी, तब वो ले जा करके अप्लाई करना है। एंड उसमें लिखा रहता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, तब से लेकर के आपके फ़्लाइट की जो डेट होगी, उसके बीच में कम से कम 14 या 21 डेज़ का डिफरेंस हो, वर्किंग डेज़। तो ऐसा मैंने देखा है कुछ लोगों के केस में, ऐसा हुआ था, जैसे कि उनके पास आया मेल, उन्होंने
लाइक 10 दिन बाद, क्योंकि इनरोलमेंट की डेट थी इसलिए 8 दिन बाद की फ़्लाइट कराई और अप्लाई कर दिया, और उन्हें कह दिया कि जल्दी कर देना, एंड वो जल्दी नहीं करते और उनका कोर्स रह गया। सो अच्छा खासा टाइम, इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 3 महीने हो तो यहाँ पे आपको और मार्जिन बच जाएगा, तब और अच्छा है। सो ये तो सेफ़ जोन बताया मैंने कि हाँ ये टाइमलाइन सेफ़ रहेगा, क्योंकि हमारा कोर्स स्टार्ट होगा अक्टूबर से। मेरा तो आरपी रिन्यूअल ही आया था सितंबर में, उसके बाद फिर मैंने तुरंत ही जैसे ही मेल आया उसी समय मैंने फ़्लाइट बुक करी, एक ऐसे डेट की जो कि लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट से 1-2 दिन पहले की थी, और उसके बाद फिर मैंने जा कर के तुरंत ही निकल गया और जाके वीएफएस में अप्लाई कर दिया, एंड देन मिल जाएगा आपको, पासपोर्ट आ जाएगा, उस पर वीज़ा डी स्टैम्प मार के फिर आप आ जाना यहाँ पर। जब यहाँ पर आप आ जाओगे तो फिर अपने रेसिडेंस में पहुँचने के बाद आपको यहाँ के सबसे नियरेस्ट वाले मजिस्ट्रेट वाले ऑफिस में, नहीं क्या कहते हैं उसको, जो भी है आप पूछ लेना, मतलब नेट पे सर्च कर लेना यहाँ पर रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है, तो आपको जा करके वहाँ पर रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक मेल्डिसेटल देंगे आपके अकोमोडेशन वाले, ठीक है, उस पर नीचे साइन करके, उसमें आपको खुद ही भरना है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस अपना पासपोर्ट के डिटेल्स, अपनी डिटेल्स, अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ होगा अगर उसमें फील्ड, तो याद नहीं मुझे है कि नहीं, और बस अपना लिख देना नया एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हो, और नीचे वो साइन कर देंगे अकोमोडेशन वाले, और नीचे आप अपना साइन करो। इसको जा करके सुबह पहले तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सीन था, आजकल ऐसा है कि शायद सुबह आप 11 बजे से पहले जाओगे तो वॉक इन कर सकते हो, 11 बजे के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना होता है। तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस ऐसा होता है म्यूनसिपैलिटी का, जा करके वहाँ पर रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन करा देना, तो वो मेल्डिसेटल आपसे लेंगे, उसके बाद फिर एक और डॉक्यूमेंट देंगे, और वो वाला डॉक्यूमेंट बहुत संभाल के रखना, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करा लेना, हर जगह वही काम आएगा। उसको ले जा करके विथ योर पासपोर्ट एंड योर कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट एट द यूनिवर्सिटी आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो और इंश्योरेंस करवा सकते हो। इंश्योरेंस के लिए ओजीके पे चले जाना, ओजीके यहाँ का गवर्नमेंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, अभी मेरा 67 यूरोस पर मंथ कटता है, एंड ओजीके काफ़ी स्टैंडर्ड है और उन्हें सब कुछ पता है। इवन आप उन्हें जब के बोलोगे ना कि मुझे इंश्योरेंस कराना है और मुझे MA35 के लिए डॉक्यूमेंट दे दो, तो वो सीधे सीधे वही वाला डॉक्यूमेंट दे देंगे कि ये लो, ये डॉक्यूमेंट MA35 को देना अपने आरपी एप्लीकेशन के लिए स्टूडेंट। सो या, और हाँ, जब आपका हो गया ये इंश्योरेंस रेडी है, आपका एंट्री स्टैम्प हो गया, मेल सेटल हो गया, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट हो गया, तो आपको मेल करना है MA35 में उस ईमेल आईडी पे जिसने आपको बोला था कि योर आरपी हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो उन्हें आपको बताना है कि ये रहा मेरा पासपोर्ट का एंट्री स्टैम्प, मैं यहाँ आ गया हूँ, वो फ़ोटो अपलोड करना, प्लस अपना मेल सेटल रेसिडेंस रजिस्ट्रेशन का जो डॉक्यूमेंट, जो सुपर डॉक्यूमेंट मैंने बोला वो, उसके अलावा थर्ड आपका इनरोलमेंट कंफर्मेशन कि हाँ आपने यूनिवर्सिटी में भी इनरोल कर लिया है। आई एम अज्यूमिंग कि आप यूनिवर्सिटी में तो अपने से इनरोल करा ही लोगे। वहाँ पर आपको बस अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट और आईडी वाईडी दिखानी है, हो जाता है इनरोलमेंट, 5 मिनट का काम है। फिर वहाँ पे फ़ीस के लिए भी व्यू बहुत अच्छी मशीन है बिल्कुल, इस मशीन में आप ऐसे अपना आईडी कार्ड डालोगे, इन हो जाएगा, उसके सब कुछ पैनल में इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फ़ीस पे करने के सामने दिख जाएगी, और बिल्कुल आप एटीएम जैसे बस वहीं पे स्वाइप करो आपकी फ़ीस पे, और फिर आपको प्रिंट आउट जितने भी तरह के निकालने हैं, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, वो सब कुछ उसी मशीन से निकल जाता है। लर्निंग सेंटर में मिलेगी वो मशीन। सो जब आप ये MA35 को मेल करोगे तब वो आपको रिप्लाई करेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स ले करके इस दिन पहुंच जाना, और वो रिप्लाई करने में काफ़ी टाइम लगा सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ पहुंच चुके हो उसके बाद भी आपके पास रेजिडेंस कार्ड नहीं होगा फॉर मोर देन 1 मंथ, ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है। तो आप ऑस्ट्रिया छोड़ के मत जाना, टिप्स में बताऊंगा चलो। तो उसके बाद फिर जो वो डॉक्यूमेंट्स देंगे उस डॉक्यूमेंट्स में जनरली होता है आपका ये इंश्योरेंस का डॉक्यूमेंट, और उसके बाद फिर आपका ये मेल्डिसेटल, उसके अलावा कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट फिर से देखते हैं कि आपके पास 12 महीने के लिए पैसे हैं कि नहीं, मतलब वो अमाउंट इस बार मेल पे बता देंगे कि इतना यूरो आपके पास होना चाहिए, और आप अपना इंडियन बैंक अकाउंट में दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो कि वहाँ से पैसे यहाँ ना मंगाओ, तो आप वहाँ के बैंक अकाउंट में दिखा सकते हो, लेकिन लेटेस्ट बाय 3 डेज़, मतलब आज मेरी अपॉइंटमेंट है तो मेरी कल या परसों की स्टेटमेंट हो तो बढ़िया है। एंड अगर कुछ मैं मिस कर दिया तो वो मेल पे जो बताएंगे उन डॉक्यूमेंट्स को लेके पहुंच जाना। अगर मैंने नहीं बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं मांग रहे, वो मांग रहे हैं तो फिर जाना, हो सकता है और ऐड कर दें डॉक्यूमेंट्स तो। सो या जा करके दे देना, उसके बाद फिर वो उनके पास प्रिंटेड रहेगा, वो जाकर फिर वहाँ पर कुछ पे करने के लिए भी बोलते हैं, वो कुछ कम ही अमाउंट होता है शायद 60 यूरो या ऐसा कुछ, या 30 यूरो, याद नहीं, जो कि वो भी मेल में लिखा होगा कि कितना पैसा लेके आना, और आप हाँ कार्ड और कैश दोनों से पे कर सकते हैं वहाँ पे।
बस उसके बाद फिर आपका रेसिडेंस कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप पूरे शेंगन एरिया में घूम सकते हो मज़े से। लेकिन जब तक आपको रेसिडेंस कार्ड नहीं मिला है तब तक ऑस्ट्रिया मत छोड़ना, शेंगन एरिया तो बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो वीज़ा डी हो वो सिंगल एंट्री हो और आप बाहर निकल जाओगे घूमने और वापस आ ही नहीं पाओगे, एंड इट विल बी अ डिज़ास्टर। कॉस्ट इन्वॉल्व मैंने बता दिया। सब मिला जुला करके अगर आपको फ़्लाइट और मतलब आप अगर किसी कंसल्टेंट को पैसे नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो अप्लाई करते समय, कंफर्म करते समय और अप्लाई यहाँ पर करते समय, उसके बाद फिर फ़्लाइट, हाँ, और अकोमोडेशन का डिपॉज़िट वगैरह, और यहाँ M35 पे सब मिला करके मैं बोलूँगा कि आपको पड़ेगा 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए आपको बस यहाँ तक पड़ेगा। उसके बाद फिर आपने ये फ़ीस भरेंगे कॉलेज की। चलो मैं कॉस्ट का तो चेंज होता रहता है टाइम पे, बट हाँ 3 लाख रुपए, और उसके बाद फिर आपको ये 1 साल का दिखाना है, वो हो गया आपका 12-14 लाख रुपए, डिपेंडिंग अबाउट आपका अकोमोडेशन कैसा है। तो फिर आप ये पूरा का पूरा पैसा, मतलब ये समझ लो कि यू नीड 17 lakhs फॉर द फर्स्ट ईयर, जो कि पूरा वहाँ तक आपको पहुँचा देगा, और 1 साल आपको रहने के लिए दिखाना होगा वो। यस। एंड देन टिप्स पे आते हैं। तो टिप्स पे मैं कहूँगा कि M35 टेक्स टाइम, उसका वेट करना, डू नॉट एक्सीड ऑस्ट्रिया बता चुका। कैश टू ब्रिंग में आपको डिपॉज़िट अगर आपको यहाँ भरना है तो फिर डिपॉज़िट आप लेके आना, मतलब कि आप यहाँ के भी अपने नियो के कार्ड से ATM से निकाल सकते हो, वो पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। बट हाँ आप 2,000 यूरो तक ला सकते हो, कोई सीन नहीं है। सिम मैंने होफर्स की सिम लेना, आप एक वीडियो बना रखी है, देख लेना। फूड स्टार्टिंग एक दो दिन का बना बनाया ले आना, बढ़िया रहेगा। बाकी यहाँ पे भी आके खा ही सकते हो, कोई सीन ही नहीं है। तो थैंक यू फॉर द वीडियो, लाइक कर देना, और कमेंट में कोई क्वेश्चन पूछ लेना अगर हो तो, शेयर कर देना अगर आप किसी को ये वीडियो भेजना चाहते हो, या फिर आप किसी को चाहते हो कि वो कोर्स के बारे में देखे या टाइमलाइन से कंफ्यूज है तो वो क्लियरिटी हो उसे। सो थैंक्स, नाइस।